Good morning, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the some basic concept in chemistry. Okay? तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होते हैं हमेशा उस टर्म्स को ही क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जो बेसिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपका अच्छे से बिल्डअप है तो आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर्स को अच्छे से पूरा इम्प्रूव तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर बात की जाए कि जो केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो इस पॉइंट में हमने ऑलरेडी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने इस लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया तो आप लोग वहां से जाकर अटेंड कर लेना। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर की जाए एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर्स उठा लो, किसी भी केमिस्ट्री का, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, वहां पे आपको हमेशा मिलता है क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ये सारे टर्म्स हमेशा आपको मिलते हैं ना। तो यही सारे टर्म्स आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर बात की जाए व्हाट इज एटम, हमने क्या बोला, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें एटम्स क्या होता है, व्हाट इज एटम्स, पहले आप लोग हमारे साथ राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, व्हाट इज एटम्स अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कौन है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एटम्स को डिफाइन किया हुआ था। जॉन डाल्टन एटम इज इन्होंने सबसे पहले ये बताया, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम्स को डिफाइन किया हुआ था। एंड जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि जो एटम्स होता है वो किसी भी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट्स। ओके, तो किसी भी एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ये एटम्स की जो डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि एटम्स को सबसे पहले डिफाइन कौन किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट particles of any elements। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया कि किसी भी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, सेकेंड बात इन्होंने ये बताया, all matter is composed of atoms। ओके, सबसे पहली बात, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो है आपका एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट्स का। एंड सभी मैटर्स जो होते हैं, कोई भी पदार्थ, चाहे वो लिक्विड फॉर्म का हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म का हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म का हो, कोई भी मैटर हो, सभी जो मैटर होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं किससे, आपके एटम से। तो सेकेंड बात वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एंड थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, all smallest part of an elements that can participate in
any chemical रिएक्शन। ओके, थर्ड बात ये बताया कि जो मतलब ये ऑल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्स, ये किसी भी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है ना। अगर हम लोग वैसे नॉर्मली लैंग्वेज में देखें कि परमाणु क्या है, तो आप लोग ये बता दो ना कि परमाणु क्या है। इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस बट नॉट फाउंड इन फ्रीली कंडीशन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि परमाणु वो है जो कि रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता है। आप लोग यही कहते हो ना अपने लैंग्वेज में क्या कि परमाणु क्या है। परमाणु वह है जो किसी भी रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो वही थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स की ऑल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, अगर इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिखो यहाँ पे OR और डाल के लिख सकते हो आप लोग। एटम्स के बारे में, एटम्स इज स्मॉलेस्ट particles of any matter which is participate in any chemical reaction but not found in freely condition। ओके, तो ये है स्टूडेंट्स आपके एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में क्या है कि इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर एनी एलिमेंट्स, ओके, एंड विच इज पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शंस बट नॉट फाउंड इन फ्रीली कंडीशन। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो पहले। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आई विल प्रोसीड अबाउट व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। ओके, अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट जो मॉलिक्यूल्स होता है ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। इट इज ए मेड अप ऑफ 2 and more कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली वो आपके दो से अधिक एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक, एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट इज ए नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन बट फाउंड इन फ्रीली कंडीशन, लेकिन ये फ्रीली कंडीशन में पाए जाते हैं। ओके, अगर हम लोग वैसे बेसिकली नॉलेज देखें मतलब कि बेसिकली इसका आप लोग लैंग्वेज में क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि अणु क्या है, तो अणु वह है जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ओके, तो हम लोग यही कहते हैं ना कि अणु क्या है। अणु वह है जो कि दो से अधिक परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं तथा ये किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा स्टूडेंट्स कि जो मॉलिक्यूल्स है इट इज मेड अप ऑफ 2 or more, it is made up of 2 or more the combination of atoms which is not participate in any chemical reaction but found in freely
कंडीशन, कंडीशंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स? ओके, जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है ये बनता ही किससे, दो और दो से अधिक परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से बनता है। मॉलिक्यूल आपका कैसे बनता है, दो और दो से अधिक परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, ये आपका एटम है और ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइंड होके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बना लिए हैं O2। तो यही बेसिकली कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से अधिक से एटम जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर atoms which is not participate in any chemical reaction but found in freely condition। okay, तो वही यहाँ पे देखो लिखा गया है which is not participate in any chemical reaction, जो कि किसी भी chemical reactions में ये participate नहीं कर सकते हैं, लेकिन but found in freely condition, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, अब अगर हम लोग यही देख लो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहीं पे देख लें, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होता है स्टूडेंट्स वो टू टाइप्स का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड सेकेंड जो होता है उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के नाम से ही पता चल रहा है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। होमो एटॉमिक का मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आपका ये जो है मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का, ये आपका क्या है, होमो एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के एटम ही देखने को मिल रहे हैं। तो सेम टाइप्स के एटम्स जब आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड हेट्रोएटॉमिक का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हेट्रोएटॉमिक नाम से ही पता चला ना, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के, एटॉमिक का मतलब एटम्स। तो व्हेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए मॉलिक्यूल्स, सो दैट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नोन एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम लोगों ने क्या बात की, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। चलो पहले होमो एटॉमिक में लिख लो, व्हेन when same types of atoms are combined to each other and formed of homoatomic molecules. Okay students, when same type of atoms are combined to each other and formed of homoatomic molecules, वो homoatomic molecules को फॉर्म करते हैं। अगर हम लोग उसकी एग्जाम्पल की बात करें, H2, O2, O3, P4, S8, इन सब एग्जाम्पल्स में आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो भी एटम्स का कॉम्बिनेशन हुआ है वो एटम्स एक ही प्रकार का है, इसमें डिफरेंट प्रकार के एटम्स नहीं इन्वॉल्व हैं। ओके, तो उसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
नाम से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब ही होता है सेम टाइप्स, मतलब एक जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो भी एग्जांपल शो हो रहा है ये क्या है, आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ओके, चलो हेटेरोटॉमिक्स लिख लेते हैं। व्हेन different types, one second students, when different types atoms are combined to each other and formed of heteroatomic molecules. Example: CH4, CO2, H2O, etc. ओके स्टूडेंट्स, क्लियरली आप लोग को दिख रहा है? यस, दिख रहा है। तो ये स्टूडेंट जो आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, दैट मीन्स व्हेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए मॉलिक्यूल्स, सो दैट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नोन एज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक क्या बात किया, देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा एटम्स के बारे में, ठीक है। तो जॉन डॉल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम्स को डिफाइन किया गया वो ये बताया गया आपको स्टूडेंट्स कि जो एटम्स होता है ये किसी भी मैटर का, ओके, मतलब मैटर में आपके सारे चीजें इन्वॉल्व है, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन हो, मतलब कोई भी एनीथिंग, ठीक है ना, तो मैटर से ही कंपोज होता है। तो कोई भी मतलब मैटर्स है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर्स। और किसके बारे में बात हो रही है, एटम्स के बारे में, ठीक है ना। और एटम्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एटम्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फ्री कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। अब यही एग्जांपल आप देख लो कि यहाँ पे ये जो है ये तो आपको मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बताया गया है। जैसे यहाँ पे एटम्स देख लो ना, ये ऑक्सीजन के एटम, ये ऑक्सीजन के एटम आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे मॉलिक्यूल बना लिए। अब ये मॉलिक्यूल्स तो अपना फ्री कंडीशन में रह सकता है, अब ये और किसी के साथ अपना केमिकल रिएक्शंस नहीं बनाएगा, लेकिन यहाँ पे एटम देख लो, एटम ने केमिकल रिएक्शन करके ही मॉलिक्यूल बनाया है। तो वही चीज है कि जो परमाणु होता है स्टूडेंट, जो एटम्स होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं रह सकते हैं, उनको हमेशा किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना ही होता है, करते ही रहते हैं वो, ठीक है ना। और देखो जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है इसका जस्ट अपोजिट है। सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से ही होता है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर एटम्स which is not participate in any chemical reaction but found in freely condition। ओके, तो ये तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हुई थी, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है। और देखो यहाँ पे एग्जांपल भी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहा है, एक ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम आपस में केमिकल रिएक्शंस हुआ, आपका मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन का, ठीक है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपके मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है क्या, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नाम से ही एकदम क्लैरिटी है, होमो एटॉमिक का मतलब जब सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल में आपको लिखा है H2O2 O3 P4 ऐसे, ये सब क्या है, सेम टाइप्स के एटम्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किए हुए हैं। ओके, और यही बात आपका हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, इसका भी टर्म्स आपको देखो वर्ड से ही पता चल रहा है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के जब एटम्स कंबाइंड होके आपका बना रहे मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोटॉमिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो ये सब आपका क्या है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। आई होप
मॉलिक्यूल्स क्या है एंड एटम्स क्या है आपको पूरा 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो भी आपको मतलब माइन्यूट चीज़ें बताई जा रही स्टूडेंट्स, इसको आप लोग हल्के में ना लो। ये आप लोगों के लिए की पॉइंट है। अपने किसी भी चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए आपको अपने की पॉइंट को, अपने बेसिक टर्म्स को पूरा अच्छे से डेवलप करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट द एंड अदर टॉपिक। ओके, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई, ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई। इसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखें क्या होता है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, इसे हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई। चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द distance, it is the distance from the center, from the center and from the center of nucleus, from the center of nucleus and outermost cell, and the outermost cell that is also known as atomic रेडियाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो एटॉमिक रेडियाई होता है। एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या होता है, परमाणु त्रिज्या ना। एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या होता है, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या है, इट इज अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता है किनके किनके बीच का। जैसे कि मान लो ये आपका परमाणु है और ये आपका सेंटर है। ओके, ये आपका क्या है, एटम है, ये आपका एटम्स है और ये आपका सेंटर है। ओके स्टूडेंट, सेंटर है। तो एटम्स और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी जो है, यही स्टूडेंट्स आपका है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, तो वही हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका क्या है, सेंटर है, न्यूक्लियस का सेंटर है ना, ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। चलो लिख ले यहाँ पे न्यूक्लियस। ओके, तो आपका जो एटम्स है, एटम्स का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर और एटम्स के आउटर मोस्ट सेल, ये आप देख लो, ये एटम्स का आउटर मोस्ट सेल है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई, जिसको हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये क्या होता है मेनली, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना, कहने का मतलब ये आपके आउटर मोस्ट सेल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, एंड आउटर मोस्ट सेल, एंड आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। चलो आप लोग इसको लिखो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का हो गया एटॉमिक रेडियाई। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में, इसको अब हम रफ कर रहे हैं।
ये माइन्यूट चीजें हैं स्टूडेंट्स, बट आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियाई क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम क्या है। नेक्स्ट है एटॉमिक वॉल्यूम। अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखें क्या होता है, तो वो है परमाणु आयतन। परमाणु आयतन। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है पहले राइट डाउन कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन। द एटॉमिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, द एटॉमिक वॉल्यूम is the volume. The atomic volume is the volume 1 mole of any element, 1 mole of 1 mole of an element and elements occupies at room temperature. Room temperature. ओके स्टूडेंट्स, एंड इसको एक हम लोग अदर डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। पहले इसको आप समझो क्या है, परमाणु आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक वॉल्यूम। तो द एटॉमिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट ऑक्युपाइज एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो आपका रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर के कंपेयर में, उस रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो आपका 1 मोल ऑफ एलिमेंट का वॉल्यूम होता है, आपका 1 मोल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके किसी भी चीज को मेजरमेंट करने का। तो जो 1 मोल ऑफ एलिमेंट का वॉल्यूम होता है रूम टेम्परेचर में, ऑक्युपाइज एट रूम टेम्परेचर, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। इसको एक अदर लैंग्वेज में भी हम लोग लिख लेते हैं। द एटॉमिक वॉल्यूम इज ए कैलकुलेटेड वॉल्यूम, यहां से लिख रहे हैं, द एटॉमिक वॉल्यूम इज द calculated volume. The atomic volume is the calculated volume using the atomic weight, using the atomic weight। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, एटॉमिक वेट and the density का मतलब घनत्व, and the density using the formula, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है कि द एटॉमिक वॉल्यूम इज ए कैलकुलेटेड वॉल्यूम यूजिंग द डेंसिटी, एटॉमिक वेट, पहले हमने क्या लिखा है, यूजिंग द एटॉमिक वेट एंड द डेंसिटी यूजिंग द फार्मूला। इसका फार्मूला पहले आप लोग लिख लो, देन हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, atomic weight upon atomic density, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो है आपका एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब परमाणु आयतन क्या होता है। तो परमाणु आयतन अगर हम लोग इसका फार्मूला देखें स्टूडेंट्स, तो वो होता है एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक डेंसिटी। वेयर, एटॉमिक वेट का मतलब क्या है कि आपका एटम्स का भार कितना है, आपका एटम्स का जो मास होता है, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है आपका, एक भार ही तो होता है ना। तो आपके एटम्स का भार क्या है, उसके बाद
एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी का मतलब आपके एटम का घनत्व तो क्या है, ठीक है ना, भार क्या है, घनत्व तो क्या है, तो इनके बीच का जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। एंड द एटॉमिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम 1 मोल ऑफ 1 एलिमेंट्स ऑक्युपाइज एट रूम टेम्परेचर। आपके रूम टेम्परेचर में जो आपका नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है उसमें 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स का जितना वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। और एटॉमिक वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो एक कैलकुलेटेड वॉल्यूम है, किसके द्वारा, यूजिंग द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक डेंसिटी, लिखा है ना, यूजिंग द एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी, यूजिंग द फार्मूला। तो फार्मूला में हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक डेंसिटी। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, चलो इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पहले आप ये टर्म समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो किसी भी एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स से सेल को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि कोई भी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल्स में प्रेजेंट या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एटम्स का जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत ही लूजली होंगे ना। तो आउटर मोस्ट सेल से या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से उस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए या उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो एनर्जी लगती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनन ऊर्जा। यहाँ पे देखो लिखा ना, आयनीकरण ऊर्जा, ठीक है ना। किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने क्या कहा, चलो वो लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये शॉर्टकट में हमने लिखा हुआ है, इज द एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी needed to remove of electrons which is loosely attached to outermost, one second students, loosely attached to outermost orbitals and cells, outermost orbitals and cells of any atoms and molecules that is called आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज लूजली अटैच्ड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड सेल्स ऑफ एनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आपके किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से या आउटर मोस्ट सेल से
इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन मतलब आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना, आयोनाइज कर देना। तो आयोनाइज करने के लिए क्या मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, चाहे वो एटम्स का हो चाहे वो किसी मॉलिक्यूल्स का हो, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो आप लोग उसको लिख लो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस का हिंदी मीनिंग होता है विलयन। सॉल्यूशंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, विलयन। विलयन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर में आपके दो या दो से अधिक पदार्थों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, समान प्रकार के मिक्सचर्स जो कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समान मिश्रण होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्यूशंस ऑफ शुगर एंड द साल्ट इन वाटर। ठीक है ना, जो सॉल्यूशंस है, मतलब सॉल्यूशंस का कहने मतलब ये है कि सॉल्यूशंस का मतलब होता है विलयन, और विलयन दैट मीन्स ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समान मिश्रण होता है, उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा गया है द सॉल्यूशंस ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर। जो शुगर एंड साल्ट कहने का मतलब वाटर्स में जो आप लोग शुगर एंड साल्ट को मिलाते हो, वो आपका एक सोल्यूशन ही होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें जो वाटर्स है, जो साल्ट है और जो आपका शुगर है, ये क्या है, ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है, विलायक। सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है, विलायक। ए लिक्विड दैट कैन डिजॉल्व अनदर सब्सटेंस। जो आपका सॉल्वेंट्स होता है, इसका मतलब विलायक, ये एक लिक्विड होता है जो किसी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। दैट कैन डिजॉल्व कहने का मतलब अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर में शक्कर घोलते हो, वाटर्स में सॉल्ट घोलते हो, तो इसमें जो आपका वाटर है, वो वाटर क्या करता है, एक लिक्विड है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वाटर जो है सॉल्ट को एंड शुगर्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो इन केस में जो वाटर है स्टूडेंट्स, वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो वही लिखा गया है कि एक लिक्विड होता है सॉल्वेंट दैट कैन डिजॉल्व एन अदर सब्सटेंस, जो कि किसी और अदर सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हो गया, मिल्क में भी आप शुगर्स को डिजॉल्व कर सकते हो। मिल्क हो गया, इथेनॉल हो गए, ईथर हो गया, जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इथेनॉल एंड ईथर जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो ये सारी चीजें जो है लिक्विड होती हैं और ये किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकती हैं। तो कोई भी लिक्विड पार्ट जो किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकती हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट्स कहते हैं। सॉल्वेंट्स का मतलब विलायक। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, SOLUTE, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब घुला हुआ पदार्थ। अब जैसे कि जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट का काम करेगा, एंड जो उसमें शुगर डेट मीन शक्कर, जो शक्कर आपने उसमें डिजॉल्व किया हुआ है, तो वो जो शक्कर है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ है। जो साल्ट आप डिजॉल्व करोगे वाटर में, तो जो साल्ट है आपका वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही लिखा गया स्टूडेंट कि द माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशंस डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस में किसी भी चीज का जो माइनर कंपोनेंट होता है, जो कि डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखो, अभी हमने आपको बताया कि सॉल्वेंट क्या है, बेसिकली एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस है जो कि किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। ठीक, तो जो इसमें वाटर्स में आप किसी भी चीज को डिजॉल्व करते हो, तो वाटर तो आपका सॉल्वेंट होता है और जो अदर सब्सटेंस होता है वो आपका सोल्यूट हो जाता है।
तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि द माइनर कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। कोई भी माइनर कंपोनेंट, सॉल्यूशंस का कोई भी माइनर कंपोनेंट जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकता है या सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, उसी को ही बोलते हैं सोल्यूट। दैट मीन्स घुला हुआ पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन फूड, मतलब जो आप लोग फूड में सॉल्ट मिलाते हो, तो यहाँ पे आपका देख रहे हो जो सॉल्ट है वो माइनर कंपोनेंट है, बहुत ही कम मात्रा होता है ना उसकी। एंड जो फूड है वो आपका एज ए किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका सोल्यूट हो गया। शुगर इन टी, चाय में आप शुगर मिलाते हो तो ये भी आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल्युलबिलिटी। सेल्युलबिलिटी क्या होती है, घुलनशीलता क्या होती है। सेल्युलबिलिटी देखो, हर एक सब्सटेंस में सेल्युलबिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लकड़ी को मतलब कि उसको डिजॉल्व कर सकते हो वाटर में, नहीं कर सकते, तो उसमें सेल्युलबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो सेल्युलबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। ऐसे सब्सटेंस जो मतलब डिजॉल्व हो सकते हैं, जो घुल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्युलबिलिटी। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि सेल्युलबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस केमिकल सब्सटेंसेज कॉल्ड सोल्यूट, जिसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं, टू डिजॉल्व इन ए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्वेंट। ये जो है डिजॉल्व हो सकते हैं किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसियस में, गैसियस के सॉल्वेंट में। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्युलबिलिटी। देखो सेल्युलबिलिटी का सबसे बेसिक टर्म्स यही है कि किसी भी सब्सटेंस को आप लो, अगर वो सब्सटेंस आपके सॉल्यूशंस में, सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जा रहे हैं तो उसी को हम लोग सेल्युलबिलिटी कहते हैं। तो नॉर्मली सेल्युलबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर्स विच कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या, बहुरूपता। तो पॉलीमॉर्फिज्म दैट मीन्स बहुरूपता। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, द कंडीशन ऑफ अकरिंग इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। ऐसे कंडीशन जो कि डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं ना, तो उन्हें हम लोग बहुरूपता कहते हैं। मतलब उनके कई रूप होते हैं तो एक ही पदार्थ। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के कई आप मतलब उसके पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, कई रूप में देखने को मिलता है कार्बन। एंड ग्रेफाइट एंड डायमंड, कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीमॉर्फिज्म। And what is polymorphism? The condition of occurring in several different forms। ऐसा कंडीशन जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो आज की क्लास हम लोग स्टूडेंट्स अब यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड जो भी हमने आज के डेट में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक टर्म्स केमिस्ट्री में यूज होने वाले, आप उसका नोट्स बनाओ। एंड अगर कहीं भी आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। और जितना हो सके हमारे इस लेक्चर्स को आप अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। और हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो भी शॉर्ट वे में आपको डिटेल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डिकोड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको लेटेस्ट मिलती रहे। आप हमेशा हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट होते रहो, ठीक है। तो मैं चैनल्स को जितना हो सके स्टूडेंट उतना आप लोग उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कोई कमी हो तो कमेंट भी करो। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।